एक मेट्रो सिटी में 80-90 लाख का कैश में घर लेना इजी नहीं है। इसलिए होम लोन एक बेहतरीन टूल है। कोई बर्डन नहीं है। लेकिन जितना बड़ा डिसीजन एक घर खरीदना है, शायद उससे भी बड़ा डिसीजन होम लोन की फाइनेंशियल कमिटमेंट है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस विद उज्जैन। इस वीडियो में हम बात करेंगे होम लोन फ्रेमवर्क की, एक सिंपल स्ट्रक्चर जो हर होम लोन बायर को लोन लेने से पहले समझना चाहिए। और ये वीडियो पूरा एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो व्हाई मोस्ट बायर्स कंफ्यूज्ड? बहुत से लोग होम लोन का डिसीजन केवल इंटरेस्ट देख के लेते हैं, लेकिन बैंक का प्रोसेस केवल इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड नहीं करता। इसके लिए इनकम, लायबिलिटीज, क्रेडिट हिस्ट्री, प्रॉपर्टी टाइप सब कुछ मैटर करता है, और इसके लिए जरूरी है एक क्लियर फ्रेमवर्क। सो व्हाट इज होम लोन फ्रेमवर्क? होम लोन फ्रेमवर्क एक स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग है ऑफ हाउ होम लोन वर्क्स। इससे आप इमोशनल नहीं, फाइनेंशियल मैच्योर होकर डिसीजन लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम 5 पार्ट्स में समझेंगे और सीखेंगे। चलिए बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की, जो कि है इनकम एंड एलिजिबिलिटी। यहाँ पर बैंक आपकी सैलरी या बिजनेस इनकम चेक करता है, साथ ही एग्जिस्टिंग लोन ईएमआई भी चेक करता है। यहाँ पे गलती क्या होती है कि लोग मैक्सिमम एलिजिबिलिटी निकालते हैं, जबकि वो भूल जाते हैं कि बैंक आपकी इनकम का 60 या 65% ही कंसिडर करता है, जो बैंकिंग के टर्म में जिसको डिडक्शन नॉर्म्स बोलते हैं। तो सलाह ये है कि आप उतना ही लोन लो जितना ईएमआई कंफर्टेबल आप पे कर सकते हो। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्रेडिट प्रोफाइल। जनरली 750 से ज्यादा का क्रेडिट स्कोर एक हेल्दी स्कोर माना जाता है। बैंक आपका क्रेडिट हिस्ट्री चेक करता है। पास्ट में आपने कोई ओवरड्यू पेमेंट रही है, कोई पेमेंट लेट हुई है आपकी, या फिर कहीं सेटलमेंट तो नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स आपके होम लोन की एलिजिबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। और हाँ, आपके क्रेडिट प्रोफाइल में ये भी चेक किया जाता है कि कितने सिक्योर्ड लोन है, कितने अनसिक्योर्ड लोन है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, जो कि है प्रॉपर्टी एवेल्यूशन। तो यहाँ पे बैंक खाली बायर को ही चेक नहीं करता, वो बायर की प्रॉपर्टी को भी चेक करता है और उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को थोरोली अपने इम्पैनल्ड एडवोकेट से चेक कराता है, जिसमें कि चेक करते हैं आपका टाइटल सर्च प्रॉपर है या नहीं है, आपका जो पास्ट का रिकॉर्ड, अगर रीसेल की प्रॉपर्टी है तो सारे ओनर्स का जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑन रिकॉर्ड है या नहीं है, प्रॉपर म्यूटेशन चढ़ा हुआ है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आया हुआ है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट प्रॉपर, जो भी डिपेंड करता है। अगर आप लैंड ले रहे हो तो लैंड के अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर आप फ्लैट या फिर घर ले रहे हो तो उसके अलग डॉक्यूमेंट होते हैं। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, प्रॉपर स्क्रूटनी अगर 100% बैंक की तरफ से ओके होती है, तभी आपका लोन का प्रोसेस होता है। अदरवाइज मेरा ये पर्सनल एडवाइस भी रहता है कि अगर आप लोन नहीं भी लेते तब भी आपको बैंक के थ्रू प्रॉपर्टी का एवेल्यूशन कराना चाहिए। इससे कि अगर आपके प्रॉपर्टी में कोई भी इशू है तो बैंक आपको आइडेंटिफाई करके दे देता है। फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, लोन स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट। अब यहाँ पे खाली ईएमआई नहीं होती, ईएमआई के अलावा आपका जो रीपेमेंट स्ट्रक्चर है, लोन का टेन्योर कितना है, उसमें प्रोसेसिंग फीस है तो कितने परसेंट है, प्रोसेसिंग फीस के साथ साथ अकाउंट हैंडलिंग चार्ज भी होते हैं। इसके अलावा जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बैंक ने कराई है, क्या लीगल उसके एडवोकेट के जो चार्ज हैं, क्या वो कस्टमर को देने हैं या बैंक को देने हैं, आपकी प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन हुआ है, जो कि मार्केट रेट गवर्नमेंट रेट के हिसाब से होता है, उसका चार्जेस भी आपको पता करना होगा कि बैंक पे करेगा या कस्टमर पे करेगा, जो कि डिपेंड करता है अलग अलग बैंक पे। अभी फ्रेंड्स बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की, जहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा कॉमन मिस्टेक्स जो होम लोन बायर्स जनरली करते हैं। सबसे पहली कॉमन मिस्टेक ये है कि वो अपनी बैंक से एलिजिबिलिटी चेक कराने से पहले ही आपका एग्रीमेंट कर देते हैं। अदरवाइज होता क्या है, जनरली एग्रीमेंट हो गया, बाद में बैंक में गए, पता लगा सिविल में डिफॉल्ट था, लोन बना ही नहीं। तो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि बैंक से पहले एलिजिबिलिटी चेक करा लेनी है। दूसरे जो मिस्टेक करते हैं वो ये नहीं देखते, बैंक से पूछते नहीं है कि भाई आपका जो लोन हुआ है क्या इसमें कोई प्री क्लोजर चार्ज है या नहीं है, कोई प्री पेमेंट चार्ज है या नहीं है। अगर आपकी ईएमआई 20,000 बन रही है और 50,000 आप देना चाहते हो, तो बैंक उसको करने देगा या वो फैसिलिटी नहीं है। तो ये सबसे जरूरी होता है। और एक जो तीसरा जो पॉइंट है, जब भी आप बैंक से लोन कराते हो तो बैंक आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लेता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहता, तो बैंक से एक एलओडी मिलती है, यानी कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। वो आपको बैंक से जरूर लेना है। रीजन बीइंग, कहीं आपको प्रॉपर्टी वो दोबारा रीसेल करनी है, तो आपको फिर वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई कहाँ से होंगे। तो वकील तो मांगेगा, ओरिजिनल तो आप दे नहीं सकते, तो आप वो एलओडी के बेस पे आप उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये 5 स्टेप्स थे जिससे मैं समझता हूँ कि आपको होम लोन के रिगार्डिंग थोड़ी क्लियरिटी आई होगी।
तो फ्रेंड्स, इस फ्रेमवर्क से आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर गए होंगे रिगार्डिंग होम लोन, और आपको एक क्लियरिटी मिली होगी और बैंक पर डिपेंडेंसी आपकी थोड़ी कम हुई होगी। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पांचों फ्रेमवर्क क्या क्या थे। इनकम एंड एलिजिबिलिटी, क्रेडिट प्रोफाइल, प्रॉपर्टी चेक्स, लोन स्ट्रक्चर एंड कॉमन मिस्टेक्स। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे बायो में दिया हुआ है।